हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद एजीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के एक बहुत ही अच्छे चैप्टर के बारे में। पहला अध्याय जो है आवेश और वैद्युत क्षेत्र। आज हम आवेश के बारे में सर्वप्रथम हम आवेश के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वैद्युत और वैद्युत क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। आवेश अब आ गया है। आवेश शब्द चार्ज। व्हाट इज चार्ज? आवेश क्या होता है? आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई? आवेश कहाँ से आया? कब आवेश की खोज कब हुई? आवेश की खोज किसने की? इन सभी के बारे में हम आज सीरियल वाइज बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं आवेश आया कहाँ से। आवेश बहुत पहले से आवेश है, बस हमें पता नहीं था कि आवेश भी होता है। एक टर्म जो है, टर्मिनोलॉजी आवेश भी है। बहुत पहले एंशिएंट टाइम में जो लोग थे उन्हें भी आवेश के बारे में पता नहीं था, लेकिन वो उपयोग करना जानते थे आवेश का, लेकिन उसके बारे में पता नहीं था। जैसे हम लोग जब छोटे छोटे थे, पेन को बाल में रगड़कर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उठाते थे, वो बहुत आसानी से हमारी पेन की ओर आकर्षित हो जाते थे। और जो लाइटिंग होती थी उसमें भी आवेश के कारण ही लाइटिंग होती थी। इन सब से पता चलता है कि आवेश बहुत पहले से था, बस पता नहीं था, कोई खोजने वाला नहीं था। आवेश नाम नहीं कोई दिया था। तो आज से अब आवेश की खोज किसने की? तो आवेश की खोज करने का श्रेय जाता है थेल्स वैज्ञानिक, ग्रीक निवासी थेल्स नामक वैज्ञानिक थेल्स नामक वैज्ञानिक ने आज से लगभग 600 ईसा पूर्व आवेश शब्द का सर्वप्रथम आवेश की खोज ग्रीक निवासी थेल्स नामक वैज्ञानिक ने आज से लगभग 600 ईसा पूर्व उन्होंने आवेश की खोज की। उन्होंने किया क्या था? उन्होंने आवेश की खोज कैसे की थी? उन्होंने एक अंबर नामक पदार्थ होता है, एक अंबर नामक पदार्थ होता है, और अंबर एक प्रकार का पदार्थ होता है और ऊन के कपड़े से आप लोग सभी लोग परिचित ही हैं। ये अंबर जो होता है, ये बबूल जो होता है, उसमें जो दूध, अगर उसको खरोच दिया जाए बबूल के डाल को, तो उसमें जो दूध निकलता है उस थोड़ी देर बाद वो जम जाता है, वो टाइट हो जाता है। उसी को हम लोग अंबर कहते हैं। उन्होंने अंबर और ऊन के कपड़े को जब आपस में रगड़ा तो उन्होंने देखा कि इन पर एक प्रकार का आवेश आ जा रहा है, एक प्रकार का गुण उत्पन्न हो जा रहा है इनमें। जब उन्होंने अंबर और उनके कपड़े को रगड़ा तो यही प्रक्रिया उन्होंने रेशम के कपड़े और बिल्ली की खाल से की। यही प्रक्रिया उन्होंने रेशम के कपड़े और बिल्ली की खाल से दोहराई। तब भी उन्होंने पाया कि रेशम के कपड़े और बिल्ली की खाल को जब रगड़े तो उसमें एक प्रकार का गुण उत्पन्न हो गया। उसी गुण को उन्होंने आवेश कहा था। क्या कहा था? जो रेशम के कपड़े और बिल्ली की खाल को रगड़े थे, तो जो उसके बाद जो उसमें गुण उत्पन्न हुआ था, उसी को उन्होंने आवेश कहा था। अब
ये इन्होंने जो आवेश की खोज की थी वो घर्षण द्वारा आवेश की खोज की थी। उन्होंने घर्षण द्वारा आवेश, इन्हें कहा जाता है घर्षण द्वारा आवेश। इन्होंने घर्षण द्वारा आवेशण की खोज की थी, इसलिए इन्हें सबसे पहले आवेश की खोज करने का श्रेय थेल्स नामक वैज्ञानिक को जाता है, जो ग्रीक के निवासी थे। इसको नोट कर लीजिए। हम उसके बाद आगे चलते हैं आवेश की। अब आ जाते हैं हम आवेश की परिभाषा पे। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर जिस रेशम अंबर नामक पदार्थ था और ऊन का कपड़ा था, उसको हम रगड़ रहे थे एक दूसरे से, तो उसमें एक गुण उत्पन्न हो जाता था। उसी गुण को हम लोग आवेश कहते थे। अब उसी प्रकार से हम आवेश की परिभाषा देंगे। अब आवेश की परिभाषा क्या बनेगी? आवेश की परिभाषा कब बनेगी जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, तो उनके मध्य आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। उनके मध्य आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे आवेश कहते हैं। तो हम आवेश की परिभाषा देखते हैं। जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, तो उनके मध्य आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे आवेश कहते हैं। जैसे हम इसको रगड़े, मान लीजिए अंबर है, ये ऊन का कपड़ा है, इसको हम रगड़े, इसके मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, या तो इसका इलेक्ट्रॉन, अंबर का इलेक्ट्रॉन ऊन के कपड़े में जाएगा, या तो ऊन के कपड़े इलेक्ट्रॉन अंबर के पदार्थ में जाएगा। तो हम जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मतलब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने के पश्चात उनके मध्य आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे आवेश कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, दो पदार्थ है, इसमें इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, या तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होना चाहिए बस, चाहे इस पदार्थ से इस पदार्थ से जाए, चाहे इस पदार्थ से इस पदार्थ पे है। तो समझ गए ना? इसको नोट कर लीजिए, उसके आगे हम चलते हैं। अब आवेश के गुण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आवेश, सर्वप्रथम हम आवेश के मात्रक और उसकी विमा जान लेते हैं। आवेश के मात्रक व विमा। तो आवेश का जो मात्रक होता है, सर्वप्रथम हम देखेंगे एसआई सिस्टम में, एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक, पहले तो हम देखते हैं आवेश का फार्मूला जो होता है, Q इज इक्वल टू आई टी। ये हम हाई स्कूल में इसके बारे में पढ़े हैं, Q इज इक्वल टू आई टी। Q जहां
जहां Q इज इक्वल टू चार्ज होता है, I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट होता है। और T इज इक्वल टू टाइम होता है। जहां Q इज इक्वल टू चार्ज, I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट और T इज इक्वल टू टाइम। उसके बाद हम देखते हैं, अब ये I मूल राशि है, T मूल राशि है। अब इसका जो मात्रक बनेगा मूल मात्रक, मूल राशियों का मात्रक मूल मात्रक होते हैं। अब ये मूल राशियों से मिलकर बने हैं, तो मतलब ये जो चार्ज है वो व्युत्पन्न मात्रक है। ये दोनों मूल राशि हैं, अलग अलग मूल राशि। जब दो मूल राशियों को मिलाते हैं तो व्युत्पन्न राशि बनती है। इसी प्रकार जब दो मूल मात्रकों को मिलाते हैं तो व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। आइए हम उसका देखते हैं। चार्ज का आवेश, चार्ज का एसआई पद्धति में आवेश मात्रक होता है कूलाम। कूलाम कूलाम को हम सी से डिनोट करते हैं। अब कूलाम बहुत बड़ा मात्रक होता है। हम मतलब व्यवहारिक रूप में आवेश का उपयोग कूलाम के रूप में नहीं करते हैं। हम आवेश का कुछ अन्य छोटे मात्रक होते हैं, जिसके बारे में जैसे हम न्यूमेरिकल लगाने लगते हैं तो वो छोटे मात्रक दिए रहते हैं जो हम व्यवहारिक रूप में उपयोग करते हैं आवेश की, और उसको हमको कूलाम में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि कूलाम ऐसा ही सिस्टम है। हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगते हैं तो हम जितने भी मात्रक रहते हैं अलग अलग मात्रक से एक राशि में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब जाके न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, नहीं तो गलत हो जाता है। तो हम आते हैं आवेश के कुछ अन्य मात्रक। आवेश के कुछ अन्य छोटे मात्रक। आवेश के कुछ अन्य छोटे मात्रक जैसे माइक्रो कूलाम, पहले आता है मिली कूलाम। एक मिली कूलाम, एक माइक्रो कूलाम, और आता है एक पीको कूलाम, नैनो कूलाम इसके बाद आता है माइक्रो कूलाम के बाद। उसके बाद आएगा एक पीको कूलाम, अब एक मिली कूलाम बराबर कितने कूलाम होते हैं? एक मिली कूलाम बराबर 10 की घात -3 कूलाम होते हैं, और एक माइक्रो कूलाम बराबर 10 घात -6 कूलाम होते हैं। एक नैनो कूलाम बराबर 10 घात -9 कूलाम होते हैं, और एक पीको कूलाम बराबर 10 घात -12 कूलाम होते हैं। ये रहे आवेश के कुछ अन्य छोटे मात्रक। आवेश के और अन्य छोटे मात्रक होते, छोटे बड़े मात्रक होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तब तक इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट? चलिए ठीक है। सीजीएस पद्धति में आवेश का अन्य मात्रक हम डिस्कस कर लेते हैं। आवेश के अन्य मात्रक जैसे होता है, पहला होता है ESU, दूसरा होता है EMU, और तीसरा होता है एक होता है फैराड।
फैराडे। फैराड अलग होता है, फैराडे अलग होता है। हम इसको देखेंगे ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ELC। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसे हम स्टेट कूलाम भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हम स्टेट कूलाम कहते हैं। इसको हम परम कूलाम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को कहते हैं परम कूलाम। और फैराड जो होता है, फैराडे जो होता है, ये इसको कहते हैं, ये आवेश का एक प्रायोगिक मान होता है। ये आवेश का कैसा मान है? प्रायोगिक मान है। इसका ये प्रयोगों में किया जाता है, जैसे प्रयोगशाला में होता है ना, बड़े बड़े उपकरण को चेक करने में फैराडे का इसका मान सबसे बड़ा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। इसका मान जो होता है 96,500 कूलाम के बराबर होता है। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। अब आ जाते हैं एक EMU बराबर, हम देखते हैं एक EMU बराबर होता है 1/10 कूलाम। इसी प्रकार देखते हैं एक ESU बराबर होता है 1/3 × 10⁹ E कूलाम होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्टेट कूलाम जो होता है ना, वो एक स्टेट कूलाम में एक 3 × 10⁹ कूलाम आवेश होता है। जबकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट मतलब परम कूलाम में एक EMU बराबर 1/10 कूलाम होता है। अब अगर हम पूछ ले कि एक EMU बराबर कितना ESU होता है, जैसे EMU और ESU में संबंध, अगर हम कोई पूछ ले EMU और ESU में संबंध क्या होता है, तो एक EMU बराबर 3 × 10⁻10 ESU, अर्थात जो EMU परम कूलाम का मान होता है वो 3 × 10⁻10 ESU के मान बराबर होता है। तो ये हो गया आवेश के मात्रक। अब हम आ जाते हैं आवेश के बीमा के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, नहीं या तो स्क्रीनशॉट ले लिए करिए। अब आते हैं क्या, आवेश के बीमा के बारे में। मात्रक हमने डिस्कस कर लिया, अब आते हैं आवेश की बीमा। आवेश की बीमा, अभी हमने आवेश का फार्मूला क्या लिखा था, क्योंकि बीमा निकालने के लिए फार्मूला की जरूरत होती है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो बीमा कभी नहीं निकाल सकते। अभी हमने देखा था आवेश की फार्मूला Q = I/T। हमने आपसे पहले भी कह चुका है, अगर हम कोई भी मात्रक का हम बीमा निकालना चाहते हैं तो हम सबसे पहले उसमें जितने भी मात्रक हैं उसके उस मात्रक में, उस राशि में जितने भी टर्म यूज हुए हैं उन सबको हम अलग अलग मूल राशियों में कन्वर्ट कर अलग अलग कर लेंगे मूल राशियों को। उसके बाद उन मूल राशियों के मात्रक जो होता है उनको लिखेंगे। तो अब जैसे हम Q को डेनोट, Q का बीमी सूत्र होता है, Q मतलब Q का निकालना ही है। हम देख लेते हैं I का, I मतलब वैद्युत धारा का बीमी सूत्र। बीमी सूत्र हमेशा बड़े ब्रैकेट में ऐसे लिखा जाता है, उसका होता है A। इसे I का जो बीमी सूत्र होता है बड़े ब्रैकेट में A होता है, और T का तो जानते ही हैं यस होता है। टाइम का T होता है।
द्विमीय सूत्र। तो हो गया Q का भी मतलब ये हो गया I का द्विमीय सूत्र, I की विमा। सर्वप्रथम लिखेंगे I की विमा, फिर T की विमा, I की विमा, T की विमा। T की विमा बराबर होता है T मतलब टाइम, समय। अब आ जाते हैं हम Q की विमा। हमको निकालना क्या है? Q की विमा। Q की विमा बराबर I की विमा और इंटू T की विमा। क्या गए हैं? Q की विमा बराबर I की विमा इंटू T की विमा। अभी हमने I की विमा और T की विमा डिस्कस किए हैं। I की विमा होती है ये A होता है और T की विमा T ही होती है। इसको हम लिखेंगे Q को बड़े ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं, या तो ऐसे ही रख दीजिए। Q की विमा बराबर A T, ये हो गया आवेश की विमा। अब आ जाते हैं आवेश के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है, और या तो आवेश के गुण क्या क्या होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र। क्या? आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र। आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र। आवेश के कारण कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? नहीं, इसके पहले हम डिस्कस करते हैं आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार क्या क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र। हम सबसे पहले देख लेते हैं आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव ऋणावेश। दूसरा क्या होता है? ऋणावेश। अब धनावेश और ऋणावेश होते क्या है इसके बारे में बताया किसने था? इसके बारे में बताने वाले एक वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने बताया था आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धनावेश और ऋणावेश। अब धनावेश किसे कहेंगे, ऋणावेश कैसे कहेंगे, ये बात आ जाती है। पर सबसे पहले हम देख लेते हैं धनावेश किसे कहते हैं। अब धनावेश उत्पन्न कब होता है? धनावेश उत्पन्न कब होता है? जैसे ये दो पदार्थ हैं, अगर हमको इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज लाना है तो क्या करेंगे? हम धनी कब होंगे? जब हम किसी से ऋण नहीं लिए रहेंगे, किसी को हम एक्स्ट्रा में पैसा दिए रहेंगे तो समझ लो हम धनी हैं। तो मतलब अगर हम इसको हम पैसा दिए हैं तो हम धनी हैं, इससे धनी हैं, क्योंकि ये जो है वो हमसे ऋण लिया है, पैसा ऋण लिया है तो हम उससे अमीर हुए। इसी प्रकार अगर मैं ये पॉजिटिव है, अगर इसको निगेटिव करना है तो इस
इससे ये आवेश एक इलेक्ट्रॉन इससे इसको रहेगा। अर्थात मान लीजिए एक परमाणु है, जबकि इसके पास भले ही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, लेकिन धनी यही है, क्योंकि कभी न कभी तो इसको एक इलेक्ट्रॉन इसका वापस करना ही पड़ेगा। तो मतलब धनी तो यही है ना। तो क्या परिभाषा क्या बनती है इससे? परमाणु की वह अवस्था, परमाणु की वह अवस्था जब उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। क्या परिभाषा क्या बनी? परमाणु की वह अवस्था जब उस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, अधिकता नहीं कमी होती है। परमाणु की वह अवस्था जब उस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जब वो इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा तो उस पर कमी एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, अर्थात परमाणु की वह अवस्था जब उस पर एक इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है, उसे ही धन आवेश कहते हैं। जैसे ये मान लो दो पदार्थ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे निगेटिव। कब आएगा? जब एक इलेक्ट्रॉन इसको दान किया रहेगा, तो इस +1 होगा, इस पे -1 चार्ज होगा। अब इसी प्रकार ऋणावेश देख लेते हैं। अब इसके बाद आता है ऋणावेश, जस्ट इसका अपोजिट है। धनावेश का जस्ट अपोजिट ऋणावेश है। निगेटिव चार्ज। क्या है? निगेटिव चार्ज। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? अभी हम डिस्कस किया धनावेश के बारे में। धनावेश की परिभाषा क्या लिखी थी हमने? परमाणु की वह अवस्था जब उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कमी होती है। परमाणु की वह अवस्था जब उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, धन आवेश कहलाता है। अब उसका जस्ट अपोजिट, जब किसी पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो धन आवेश कहला रहा है। तो जो ऋण आवेश होगा उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, क्योंकि जो धन आवेश हुआ है वो किसी न किसी को तो इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा, जो ग्रहण करेगा वही निगेटिव होगा, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो आई इसका परिभाषा क्या बनेगी? परमाणु की वह अवस्था परमाणु की वह अवस्था जब उस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो क्या बनी परिभाषा? परमाणु की वह अवस्था जब उस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, उसे ऋण आवेश कहते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये मान लीजिए दो पदार्थ हैं, इससे हम एक इलेक्ट्रॉन हम इससे ले रहे हैं, तो -1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव। -1 आ गया इस पे चार्ज, इस पे +1 चार्ज आ गया। तो क्या कहेंगे? परमाणु की वह अवस्था जब उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, उसे निगेटिव कहते हैं, निगेटिव चार्ज कहते हैं। अब आ जाते हैं आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज।
क्या डिस्कस करेंगे? आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र। आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र। आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे हम पॉइंट वाइज देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। सबसे पहले हम आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र पहला पॉइंट देखते हैं। जो स्थिर आवेश होता है, क्या? जो स्थिर आवेश होता है वह केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश सदैव स्थिर आवेश नहीं, गलत हो गया, फिर से देखते हैं। स्थिर आवेश केवल और केवल, स्थिर आवेश केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब दूसरा पॉइंट, एक समान वेग से गतिशील आवेश। एक समान वेग से गतिशील आवेश, एक समान वेग से गतिशील आवेश वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र के, एक समान वेग से गतिशील आवेश वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक समान वेग से गतिशील आवेश वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। एक समान वेग से गतिशील आवेश वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरी पॉइंट क्या है? त्वरित वेग से गतिशील आवेश। त्वरित वेग से गतिशील आवेश त्वरित वेग से गतिशील आवेश वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत चुंबकीय तरंगों का विसर्जन करता है। अर्थात त्वरित वेग से गतिशील आवेश वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वैद्युत चुंबकीय तरंगों का विसर्जन करता है।
वैद्युत चुंबकीय तरंगों का भी उत्सर्जन करता है। हम फिर से देख लेते हैं एक बार। आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र। आवेश के कारण सर्वप्रथम पहला जो क्षेत्र उत्पन्न होता है, स्थिर आवेश जो होता है वो केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और एक समान वेग से अगर कोई आवेश एक समान वेग से गतिशील है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ही, उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जो त्वरित वेग से गतिशील आवेश होता है वो वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा ही, उसके साथ साथ जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होता है उसका भी उत्सर्जन करते हैं। अब आप ये पूछेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? ये जो देखते हैं रेडिएशन होता है जो मोबाइल के नेटवर्क पकड़ता है, जो तरंग मंडल में गति करती हैं तरंगे, उसी को हम वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। जो ये रेडिएशन होता है उसी को वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहता है। अब इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आवेश के गुण। आवेश के गुण। आवेश के गुण। आवेश के साथ प्रथम गुण आ जाएगा आवेश संरक्षण का नियम। उसके बाद आएगा आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता वही संरक्षण में आ जाता है। तो हम सिर्फ दो ही पॉइंट देखेंगे। एक तो देखेंगे आवेश संरक्षण का नियम, दूसरा देखेंगे आवेश का क्वांटमीकरण, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आवेश का क्वांटमीकरण। हम सबसे पहले देख लेते हैं आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। अब आप लोगों ने हाई स्कूल 11th में पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। सेम उसी प्रकार आवेश संरक्षण का नियम है। अब ऊर्जा संरक्षण में हम लोग क्या पढ़े हैं? ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश तब उत्पन्न होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाता है। हमने पहले ही बता चुका हूँ, आवेश एक प्रकार का गुण है जो कब उत्पन्न होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर होता है, तभी आवेश का गुण उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार आवेश संरक्षण के नियम में भी हम लिखेंगे आवेश जब आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। क्या है? आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि आवेश तब उत्पन्न होता है जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का
स्थानांतरण होता है। जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। क्या देखा हमने? आवेश संरक्षण के नियम में आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि आवेश तब उत्पन्न होता है जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। अब इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक नियम और है, आवेश का क्वांटमीकरण, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार न्यूमेरिकल आया है, उसमें नोट कर लिए? ठीक। आवेश का क्वांटमीकरण ये सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटमाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण। अब ये आवेश का सेकंड और लास्ट गुण है, आवेश का क्वांटमीकरण। अब आवेश के क्वांटमीकरण में हम क्या देखते हैं कि आवेश, अब जिस सपोज दैट, इसका हम एग्जांपल देते हैं। अगर हम गए किसी दुकान पे गए, कोई चीज ले रहे हैं, अगर हम गए दुकान वाले से बोले हमको एक बिस्किट दे दीजिए, एक पैकेट, वो आप बिस्किट फाड़ के नहीं देगा, बिस्किट पूरा देगा। आप जाइए दुकान पे कपड़े लीजिए, उस पर कपड़े आपको जो पैंट होता है उसका अलग अलग करके नहीं देगा, शर्ट होता है उसका बटन अलग नहीं देगा, बटन अलग, शर्ट अलग, बाही अलग, ये सब आप कॉलर अलग, ये सब अलग करके नहीं देगा, आपको शर्ट पूरा बना के देगा। उसी प्रकार जब आवेश का जब स्थानांतरण एक परमाणु से दूसरे परमाणु में होता है तो हमेशा एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज मतलब जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। और अपूर्ण गुणज, जैसे पूर्ण गुणज नहीं है वो कैसे देखेंगे? 1/2, 3/4, 5/6, ये सब पूर्ण गुणज में नहीं है। अब आवेश अर्थात हमने क्या बताया कि जब किन्हीं दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो वह सदैव पूर्ण गुणज के रूप में होता है। क्या? जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य, जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य, जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य, जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है, तो वह सदैव एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है, गुणज के रूप में होता है। क्या सीखा हमने अभी? जब किन्हीं दो परमाणु के मध्य, ये सपोज दैट ये दो परमाणु हैं, इनके मध्य जब इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरण होगा, जैसे सपोज दैट ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, इससे हम 3 × 10⁻⁻10 कूलाम आवेश इस परमाणु से हम उस परमाणु में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये देखिए एक पूर्ण गुणज के रूप में है कि नहीं? ये 3 एक पूर्ण गुणज के रूप में है। अर्थात जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो वह सदैव एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि एक परमाणु से 3/5 × 10⁻−15 कूलाम आवेश एक परमाणु से दूसरे परमाणु में गया है। हम सदैव कहेंगे 3 गुणे, जो एक पूर्ण गुणज संख्या होती है। जैसे सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी की सारी जो है ये सब पूर्ण गुणज के रूप में होती है।
अब इसका एक फार्मूला आता है जो बहुत ज्यादा उपयोग होता है न्यूमेरिकल में, वो होता है Q इज इक्वल टू एन ई, पॉजिटिव निगेटिव एन ई, जहां Q तो हमें पता ही है, Q है आवेश की संख्या, और क्या कहते हैं, n इज इक्वल टू वही संख्या है, नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और E तो जानते ही हैं, E इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो होता है 3 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कितना होता है? 3 इंटू 10 की पावर नहीं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। और आपको एक चीज बता दें, ये जो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसे ही क्वांटम मान कहते हैं। अगर हम कोई भी पूछ ले, स्टार बना के लिख लीजिएगा, आवेश का क्वांटम मान, आवेश का क्वांटम मान कई बार पूछा जा चुका है, ये कंडीशन में भी आ सकता है, आवेश का क्वांटम मान, या एक क्वांटा, या तो एक क्वांटा, एक क्वांटा किसे कहते हैं, वही जो आवेश का क्वांटम मान, वही आवेश का एक क्वांटा भी होता है, जो होता है चार्ज ऑफ, जो इक्वल टू होता है एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम एक परमाणु से दूसरे परमाणु, एक पदार्थ से हम दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण कम से कम इतना कर सकते हैं, इससे कम हम परमाणु पे एक परमाणु से दूसरे परमाणु पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक लिमिट है, ये जो क्वांटम मान है एक लिमिट दर्शाता है कि हम इलेक्ट्रॉन का इससे छोटा मान नहीं ट्रांसफर कर सकते एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ तक, इससे हम अधिक कर सकते हैं, अधिक से अधिक चाहे जितना कर सकते हैं, बल्कि इससे कम नहीं कर सकते। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आएगा इतना। अब आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वैद्युत क्षेत्र और कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आपको वीडियो अगर में अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल स्टडी विद एजीएस को सब्सक्राइब कीजिए।